अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, ये हफ्ते का हमारा आखिरी प्रोग्राम है, लेकिन पिछले 4 दिनों को, आज और पिछले 3 दिन अगर हम उठा के देखें तो मुल्क की सियासी सूरत हाल में बड़ी अहम खबरें डेवलप हुई हैं। मैं अहम कहूँगा, अच्छी या बुरी आप फैसला कीजिएगा। मौशी इशारियों के हवाले से कुछ नंबर्स आए, रेमिटेंसेस के बारे में पता लगा कि जनाब रिकॉर्ड इजाफा उसके अंदर हुआ है। इसके साथ साथ फिंच ने हमारी रेटिंग्स जो है वो इम्प्रूव कर दी है। कहा जा रहा है कि दीगर जो माशी इशारिये या रेटिंग्स देने वाले जो कंपनीज हैं, हो सकता है पाकिस्तान के आने वाले महीनों में वहाँ पर भी रेटिंग्स जो हैं शायद बेहतर हो जाएं। इसके अलावा करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो इस मरतबा रिकॉर्ड किया गया है, और ये भी कहा जा रहा है कि सर्कुलर डेट के हवाले से हुकूमत का बैंकों के साथ जो है कोई मुआहदा हो गया है, जिसमें हुकूमत को जो है वो कई अरब रुपए मिलेंगे और शायद सर्कुलर डेट का इशू भी जो है रिजॉल्व हो जाए। सियासी अगर मामला के हवाले से हम बात करें तो ओवरसीज पाकिस्तानीज का एक कन्वेंशन जो है वो मुनक़िद किया गया, जिसमें आर्मी चीफ ने बड़ी धुआंधार किस्म की उन्होंने तकरीर की। अब उसको डिस्कस किया गया मीडिया पे, सोशल मीडिया के ऊपर भी डिस्कस किया गया। और इसके साथ साथ आज के हवाले से अगर बात की जाए तो आज इमरान खान साहब की बहनों को एक दफ़ा फिर नहीं मिलने दिया गया। वो लोग गई थी वहाँ पे, लेकिन उनकी वहाँ पे मुलाकात नहीं हो सकी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी जो वहाँ पे आए हुए थे उनकी भी इस बार मुलाकात नहीं हो सकी, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इनको हिरासत में लिया गया और आगे जाके फिर दोबारा इनको छोड़ दिया गया। तो अलीमा खान साहबा की अब 20 मार्च से लेकर अब तक मुलाकात नहीं हो सकी है। ये जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 4 दिन में, क्या ये आने वाले हफ्ते, आने वाले महीनों का एक कोर्स मैप बता रही है कि ये आगे चल के सूरत हाल किस तरफ जा रही है? क्या हमें एक रास्ता नजर आना शुरू हो गया है कि स्टेट इस तरह मूव करने लगी है, मुल्क की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है? इस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे। अपने जो पैनलिस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। 3 सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन आज प्रोग्राम का हिस्सा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार रऊफ क्लासरा साहब, हम सबके सीनियर भी हैं। बहुत शुक्रिया क्लासरा साहब, आप तशरीफ लेकर आए। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करिए, इस्लामाबाद स्टूडियो से अलीना शिगरी साहिबा, सीनियर तज्जियाकार हैं, अपना प्रोग्राम करती हैं ABN न्यूज़ पे। बहुत बहुत शुक्रिया अलीना, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे दोस्त भाई स्टूडियो में मेरे साथ ही मौजूद हैं, मुनीफ फारूक साहब। मुनीफ साहब, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लेकर आए। क्लासरा साहब से मैं आगाज़ करना चाहूँगा। क्लासरा साहब, ये जो थोड़ा सा एक समराइज करके मैंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऑब्वियसली कभी भी किसी ऑपोजिशन के लिए ये कोई ज़्यादा अच्छी खबर नहीं होती अगर मौशी इशारिये अच्छे आना शुरू हो जाए, बिकॉज आपके पास मैटर कम हो जाता है डिस्कस करने के लिए या हुकूमत को टारगेट करने के लिए। तो हुकूमत जो है वो एक कॉन्फिडेंस भी उसे नजर आ रहा है। वो ओवरसीज कन्वेंशन के हवाले से आर्मी चीफ की तकरीर के बाद जो है वो जैसे कहते हैं ना, मेरा आधा किलो खून बढ़ गया, वो वाली उस वाली कंडीशन में हुकूमत इस वक्त लग रही है। तो आप समझ रहे हैं हुकूमत के लिए सत्ते खैर हैं इस वक्त, उनका जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल दुरुस्त पे जा रही है, उनको इस वक्त कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही? बहुत शुक्रिया मंसूर आपका, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। आपने जो बात की है वो आपकी बात मतलब यहाँ तक तो ठीक है कि अपोजिशन जो है उसको कभी भी कोई अच्छी खबर हुकूमत की तरफ से अच्छी खबर नहीं लगती है। कोई भी अपोजिशन हो, सिर्फ PTI नहीं है। हमने माजी में भी देखा, मुझे नहीं याद पड़ता, तकरीबन मुझे पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग करते हुए तकरीबन मेरे 23 ईयर्स हो गए। 2002 से शुरू की थी। मुझे तो नहीं याद पड़ता कभी किसी अपोजिशन ने कोई हुकूमत की अचीवमेंट्स पे, या अगर कोई पॉजिटिवली वाकई कोई डेवलपमेंट्स हो भी रही हो उनको अप्रिशिएट किया। हर एक को ये लगता है डूम तो सिनेरियो, बातें हमें भी नहीं अच्छी लगती। मतलब मीडिया के लोग, मतलब उससे मीडिया के मुंह से भी कोई अच्छी बात नहीं सुनना चाहता। आपको भी मिलते होंगे, बाकी भी हमारे दोस्त जो बैठे हैं उनको भी लोग मिलते हैं, हाँ जी बताएं क्या हो रहा है। अगर आप थोड़ी सी पॉजिटिव बात करने की कोशिश करें तो लोग आपके गले फिट हो जाते हैं। वो आपसे सुनना चाहते हैं कि आप कोई डूम तो सिनेरियो बताएं, कोई क़यामत का नक्शा खींचें, बस अभी गुफ्तगू खत्म होगी तो इस मुल्क के साथ कुछ हो जाएगा। ये लोगों की एक राय बन चुके कि आपके मेरे मुंह से, अपोजिशन के मुंह से उनको अच्छी बात कोई अच्छी लगती नहीं है। और हम भी इसी चीज के आदी हो चुके हैं। समटाइम हम लोगों से मिलते हैं कि अगर आपने थोड़ा सा भी कोई पॉजिटिव को देखने की चीजें कोशिश की है तो साथ ही आप इल्जाम लगना शुरू हो जाते हैं, आप बिक गए, लिफाफा ले लिया है, यूं हो गए, पहले तो ऐसे नहीं थे, अब कैसे हो गए, बला बला चीजें। सो एक चीज तो एक माइंड सेट है कि जो नेगेटिविटी है इटसेल्फ, वो हमें उसमें समझ भी आती है, नंबर एक। दूसरी चीज जो भी उसकी बात हुई है, इनके रेमिटेंसेस की बात हो रही थी, उसको 2 तरीकों से देखा जा सकता है। इट्स गुड न्यूज ऑफ कोर्स, और मेरा ख्याल पाकिस्तान को इस तरह के ब्रेक की जरूरत भी है। ये $4 बिलियन से आपके 1 महीने में ऊपर आई है। अगरचे अपोजिशन वही बात कह रही है कि जनाब ईद का मौका था तो लोग जो है अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं, बाहर से आते हैं, तो लिहाजा वो भी डिस्काउंट करने की कोशिश की जाती है। देखेंगे जी कि उसमें अप्रैल के महीने में या आपके मई के महीने में कितने पैसे आते हैं। एक चीज अपनी साइड पे ये इंडिकेशन तो बहुत अच्छा है कि आपको रेमिटेंसेस जो है वो आ रही है, स्पेशली
जो खान साहब की अपील थी, मतलब आई समटाइम वंडर के खान साहब और उनके हामी जो किस तरह सोचते हैं कि जनाब को लड़ाई झगड़ा जारी रखें। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह 70 साल से हम ये लड़ाई झगड़े देख रहे हैं, लेकिन कुछ थोड़ी सी मुल्क के लिए कोई बात चीज, अगर मुल्क है 25 करोड़ आवाम है, आपका सिस्टम जैसा तैसा चल रहा है, हाँ, तो आप लोगों का इक़्तिदार भी है, बादशाह भी बनेंगे, अयाशा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर आप बिल्कुल डबोने पे आ जाएं कि पैसे ना भेजें और हमारे मतलब खांचे भी चलते रहे, हमारे खर्चे भी चलते रहे, हमारे प्रोटोकॉल भी चलते रहे, लेकिन पैसे बाहर से ना आए, तो ये मेरा ख्याल नेगेटिव सोच है जिसपे उनको यकीनी तौर पर उनको रिव्यू करना चाहिए। और उस पर ओवरसीज पाकिस्तानीज ने उस पर रिस्पॉन्ड ना करके एक उनको मैसेज तो भेजा है खान साहब की पार्टी को कि ये चीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड दैट वाज वेरी ऑब्वियस कि लोग ने कोई हुकूमत पाकिस्तान को पैसे नहीं भेज रहे होते, ना कोई वो ये समझ रहे होते हैं हमने हुकूमत को दे रहे हैं, वो जो समझ रहे होते हैं कि जनाब हम अपने घर वालों को दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं। सो खान साहब की वो जो अपील थी इलॉजिकल थी मेरा ख्याल है, जो शायद उनको ये पहली स्टेज में नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन साथ में एक और चीज है कि अभी भी वोलाटाइल है आपकी जो मार्केट है, अभी भी स्टेबिलिटी की बात हो करते। कल की मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, कल यूके पाउंड जो है उसकी यूके पाउंड में मैं उसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन देख रहा था कि मार्केट इकोनॉमी अगर इतनी स्ट्रांग है तो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं तो मिसिंग है। कल का यूके पाउंड 362 या 363 रुपए पे था। ठीक, आज मैंने इसको चेक किया अभी थोड़ी देर पहले, वो पहुंचे हुए 374 पे। अब अगर आपके विद इन 12 आवर आपकी 12 रुपए बढ़ जाते हैं तो इट मींस कि आप उसकी अकाउंट बैलेंस की बात कर रहे हैं, सरप्लस पैसे की बात कर रहे हैं, ज्यादा आपके पास रेमिटेंसेज आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर पाउंड आपका वो 12-14 रुपए आपका बढ़ जाते हैं और इसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके डॉलर पे, डॉलर के रेट्स आपके क्या हो रहे हैं। सो वो चीजें जो है, तो मेरा ख्याल हुकूमत जो है वो दावे उनके जरूर उस पर रहेंगे। लास्टली आपने बात की थी ना कि कि हुकूमत को क्या कोई खतरा है या वन पेज पे है, तो मेरा ख्याल है वो ये मसला बहुत पहले हल कर चुके हैं कि इंस्टेबिलिटी जब भी पाकिस्तान में आती थी, किसी आर्मी चीफ को 3 साल की उसको एक्सटेंशन चाहिए होती थी या उसको कुछ और चाहिए होता था, तो उस वक्त हम देखते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस का या आपके जीएचक्यू का जो वन पेज है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता था। मेरा ख्याल इस दफा उन्होंने मसले हल कर दिए। उन्होंने कहा लेकिन आप भी 5 क्या आप 10 साल लें। मैं सॉरी क्लासेस साहब, मैं जरा इंटरसेप्ट कर रहा हूं, लेकिन सर खान साहब वाली लड़ाई जो है वो इस बात के ऊपर तो नहीं थी। खान साहब की लड़ाई में समझा नहीं किस बात पे। मैंने कहा एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो नाराजगी वगैरह हुई थी वो एक्सटेंशन के मामले पे तो नहीं हुई, लेकिन वो रिमूवल ऑफ डीजीआईएसआई पे तो हुई थी ना सर। हाँ, रिमूवेबल कहीं ना कहीं पे कोई मतलब है आपका मतलब जनरल फैज पे हुई थी ना लड़ाई, वहां से शुरू हुई थी ना जनरल बाजवा साहब के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ। सो ये जरूरी तो नहीं होता कि कोई एक रीजन बने आपकी उनके साथ, लेकिन एक आपको मसला तो था कि उस जनरल बाजवा साहब के साथ ही प्रॉब्लम उस वक्त हुए जब जनरल बाजवा साहब ने एक्सटेंशन ले ली थी, देन ही स्टार्टेड टू असॉल्ट हिमसेल्फ, जिस पर खान साहब ने रिएक्ट किया और खान साहब ने उनके फैसले मानने से इनकार किया या उन्होंने उस पर आके अपना रिएक्शन दिया। सो मेरे कहने का मतलब ये जो मेन चीज थी इन्होंने वो मसला हल कर लिया। इन्होंने कहा भाई साहब 5 नहीं 10 साल ले लें, हमें क्या फर्क पड़ता, ठीक है आप आए, अगर हमारे ऊपर इसी टॉपिक पे तो फेयर एनफ। ठीक, मैं इसी टॉपिक पे जरा मूव ऑन करना चाहूंगा। बल्कि अलीना, आज मैं गंडापुर साहब की स्पीच देख रहा था, बड़ी धुआंधार, पता नहीं आपने भी सुनी होगी, बड़ी धुआंधार किस्म की स्पीच थी। ये वो गंडापुर जो पिछले 2-3 हफ्ते में या जो उनका इमेज कम से कम डिस्कस हो रहा था सोशल मीडिया पे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स की जानिब से, ये वो गंडापुर लग ही नहीं रहे थे। मुझे लग रहा था पता नहीं आज तो किसी और कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है या क्या हो गया है। मतलब अपनी पीटीआई के हवाले से कम उसकी गैलरी के लिए उन्होंने बड़ी जबरदस्त तगड़ी किस्म की जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट करते हुए उन्हें स्पीच की। आपको यकीन आ रहा था ये वही गंडापुर साहब है? क्योंकि मेरा इस पर डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, पहले मैं आपका सुनना चाहूंगा। थैंक यू सो मच मंसूर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। आपने कहा सॉफ्टवेयर अपडेट की इस्तेलाह तो हमने हमेशा उस कॉन्टेक्स्ट में सुनी है कि जहां पर आके बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह एक इंसान जो है वो तकारीर करते हुए नजर आए। आज तो वो लैश आउट कर रहे थे उस इदारे पे जिसके हवाले से एक इंप्रेशन एग्जिस्ट करता था विद इन हिज पार्टी अमंग्स हिज सपोर्टर्स वोटर्स कि वो शायद उस एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। आज वो उसी के खिलाफ बड़ा लैश आउट, बड़ी दुआदार तकारीर की उन्होंने और बड़े गिले शिकवे भी उनके नजर आ रहे थे और उससे बड़े सारे सवालात जन्म देते हैं उनकी इस तकरीर से। आया कि उनको अब ये महसूस होने लगा है कि अब उनकी कोई बात नहीं सुन रहा, उस पावर कॉरिडोर्स में अब उनकी बात जो है वो ज़्यादा मानी नहीं जा रही, या फिर वो जिस तरह आपने कहा कि अपनी पीटीआई की जो गैलरी है उसके लिए वो नज़र आ रहा था उनकी एक तकरीर जो है वो जहाँ पर लोगों को वापस एक चार्ज करने की कोशिश कर रहे थे और वो इंप्रेशन को डिस्पेल करने की परहैप्स कोशिश कर रहे थे कि नहीं मैं इमरान खान का लॉयर हूँ, मैं इस पार्टी
पार्टी के साथ सिंसेरिटी के साथ काम कर रहा हो। बहुत सारे मेरे ख्याल से सवालात, और क्या वो जो एक आपको याद होगा कि गंडापुर साहब अपने इंटरव्यूज में भी तवातर के साथ ये बात बरमला कहते आए हैं कि जितनी कोशिशें इमरान खान साहब की रिहाई के लिए गंडापुर साहब ने की है, उसका 1% भी मेरे ख्याल से वो जिस तरह कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी ने नहीं की होगी। सो वो बताने की कोशिश करते थे कि वो एक बड़ा एक पिवटल रोल अदा कर रहे थे दोनों के दरमियान, दोनों फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से। मैं आपने ये जो चूंकि गंडापुर साहब की बात की ना कि उन्होंने रिहाई के लिए बड़ी कोशिशें की हैं, हमने ना एक कलेक्शन इकट्ठी की है। ये बेसिकली अक्सर औकात तो वैसे यूट्यूबर्स को, इनके पीटीआई के साथ जो मुंसलिक यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि बार बार तसल्लियां देते रहते हैं कि जनाब बस ये खान साहब एक हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, ईद के बाद ये देते रहते हैं। लेकिन गंडापुर साहब भी किसी से कम नहीं है। हमने पूरी एक कलेक्शन की। आई वॉन्ट यू टू लिसन टू इट। जरा नाज़रीन जरा सुनिएगा गंडापुर साहब कितनी को दफा लारा लपा दे चुके हैं कि भाई खान साहब जो है ना वो जरा सुनिएगा, जरा सुनिए। मैं समझता हूं कि 80% एक दफा और 99% दोबारा ये चीज मैं यहां तक पहुंच गया था। 99%? जी मैं 99% कह रहा हूं, तो चीजें काफी करीब मैं इंशाल्लाह ले आया हूं। अब चीजें मैं ब्लैक एंड व्हाइट में ले आया हूं। सानियों सुन लो, 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। खान साहब आपकी कौम जाग चुकी है और वो जल्द इंशाल्लाह इमरान खान बाहर भी होंगे, इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म भी होंगे। कौम भी जाग चुकी है और निज़ाम भी एक्सपोज हो रहा है। खान साहब जल्द बाहर आ रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द बाहर भी आएंगे और इंशाल्लाह इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म भी बनेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द रिहा होंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि उनकी रिहाई बहुत जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वो वक्त करीब है कि हमारी जीत करीब है, इमरान खान हमारे दरमियान होगा। नाज़रीन ये जो आपने गुफ्तगू सुनी है ये पिछले 1 साल की है। ये 1 साल में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये कहते रहे, और ये जो सबसे आखिर में सुना था ये आज लाहौर के हवाले से था जहां पे वो खिताब कर रहे थे। अलीना प्लीज कंटिन्यू। मंसूर मैं यही बात कह रही थी कि आपने अच्छा हुआ कि सुनवाया भी। गंडापुर साहब को भी कहीं ना कहीं ही इज फीलिंग द हीट, उनको महसूस हो रहा है कि अब उनका रोल जो है वो इतना रेलेवेंट नहीं रहा, उनकी रेलेवेंस जो है वो कम हो रही है। पार्टी के अंदर भी लोग उनके मुखालिफ काफ़ी ज़्यादा उठ के बहुत ही हमें एक एविडेंटली नज़र आ रहा है कि पार्टी के अंदर जो उनके खिलाफ आवाज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद उसकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और वर्कर्स में भी जो एक रुझान है जो कि हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस पार्लियामेंटेरियन हो उसको फेस करना पड़ रहा है, वो एक गम गुस्सा फेस करना पड़ रहा है कि जी आप लोग ने पोजीशंस ले ली और आप लोग इमरान खान की रिहाई के लिए कर क्या रहे हैं। सो गंडापुर साहब को अब लग रहा है, और आपको जिस तरह से पता है कि गुज़िश्ता साल नवंबर से लेकर मार्च के तीसरे हफ्ते तक जो 2 अहम मुलाकातें हुई इमरान खान साहब से जेल में, जिसकी बाज़गश्त बड़ी ताहाल सुनाई दे रही है, जो अमरीकी निजात जो पाकिस्तानी पहुंचे थे और उन्होंने मुलाकातें की, तो गंडापुर साहब को अब लग रहा है कि गो बिटवीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। और क्या तो अगर तो कोई ऐसा सिनेरियो होगा कि जहां पर एक रिलीज अगर मुमकिन भी होती है, जो कि अभी एज ऑफ नाउ बहुत ही मुश्किल हालात नजर आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, विद अगेन जो हम इंटरनल फिशेस वगैरह की भी सूरत हाल देख रहे हैं, जो पार्टी के अंदर रिफ्ट्स नजर आ रही हैं। सो उस हवाले से गंडापुर साहब को कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि उनकी रेलेवेंस कम हो रही है, पार्टी के लोग भी उनके खिलाफ हो गए हैं, और अब वो उस तरह से वो जो किरदार अदा कर रहे हैं, और जिस तरह की आपने डेडलाइंस भी अभी गंडापुर साहब की ज़बानी सुनवाई भी अब वो अटेन करना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त भी वो एक ऐसी क्लासरूम का मंजर पेश कर रही है कि जिसकी टीचर जो है वो एब्सेंट है, बच्चा कोई जो है वो चेयर पे बैठने को तैयार नहीं है, जो मॉनिटर्स है, जो प्रीफेक्ट्स लगाए गए हैं उनके कंट्रोल में पूरी सूरत हाल नहीं है। सो डिसिप्लिन, नज़्म नस्क और जो मेन फोल्ड जो है पार्टी का, उसको ऑर्डर में रखना बड़ा मुश्किल हो गया, और हाउस जब तक ऑर्डर में नहीं होगा तो आप दूसरे हाउस तक आपकी आवाज, एक मौसर आवाज भी नहीं जा सकती। सो मुश्किलात इनकी बड़ी है। बट मंसूर, इफ यू अलाउ मी, मैं क्विकली एक इकोनॉमी से रिलेटेड बात जरूर करना चाहूंगी जो क्लासेस अभी बात करते हैं। आई जस्ट वाइंड अप। मेरे लिए सेलिब्रेटरी मोमेंट इस मुल्क में मईशत को और माशी अशारियों से बढ़कर तब हो जब मुझे नजर आए हमारे मुल्क की आवाम का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर हो रहा है, जब मुझे नजर आए कि बेरोजगारी इस मुल्क में कम हो रही है, जब मुझे नजर आए कि जो हमें रोज बताया जाता है कि गुर्बत की सतह, और जो इकोनॉमिस्ट बताते हैं, आपको गवर्नमेंट की साइड से कभी ये खबरें नहीं सुनने को मिलेंगी कि जी हाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इतनी ज्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो कम है, हम नहीं दे पा रहे। हमें बताया आज को जा रहा है कि ब्रेन ड्रेन जो है वो ब्रेन गेन है, लेकिन माजरत के साथ लाखों अफराद इस मुल्क से जाने पर मजबूर हुए हैं। जिन हालात का सामना वो कर रहे थे वो मजबूरी में आके मुल्क से बाहर जा रहे हैं। जो इस वक्त माशी अशारी है वो टेम्पररी है, वो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज का नतीजा है, वो ग्रोथ की वजह से नहीं हो रहे। सो आपके 2 रोज पहले जो गवर्नर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, वो कह रहे थे आइंदा माह से, यानी कि नेक्स्ट मंथ से आपका इन्फ्लेशन फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो ये सेलिब्रेट करने की IMF के प्रोग्राम्स वगैरह, ये सेलिब्रेट करने के मोमेंट्स नहीं है। आपका रिलीफ जो है, जो अगर आप सही मानो में आवाम को देंगे, जो आप
आप उठा के देखिए बिजनेस रिकॉर्डर, आपको पता चलेगा कि जी 133% होल्ड रेट और रिटेल जो रेट्स हैं अशय खुर्दोनोश के, उसके दरमियान जो गैप है वो 133% है जो लोग भुगत रहे हैं। सो मेरे लिए ये सेलिब्रेटरी मोमेंट्स है, आप रेमिटेंसेज और ये सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे लिए लोगों को अपॉर्चुनिटीज देना, जॉब अपॉर्चुनिटीज देना, पॉवर्टी को खत्म करना, ये सब है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात ये है, एंड आई वुड वांट टू सेलिब्रेट दिस, क्योंकि अगर एक सियासी जमात पूरा जोर लगा के आपके रेमिटेंसेस को बंद कराने की कोशिश करे एंड स्टिल ओवरसीज पाकिस्तानीज उसको रिजेक्ट कर दें, यस आई थिंक दैट्स अ थिंग टू सेलिब्रेट। मैं आईएमएफ के हवाले से तो मैंने नहीं कहा कि आईएमएफ पाकिस्तानी थे कि जिनको लिंक किया जाता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, आपने देखा उनका साइजेबल चंक जो है वो इमरान खान को, यह हकीकत है कि वो सपोर्ट करता है, निगेट किया इस बात को, वो डिफाई किया इस चीज को। दे स्टिल बिलीव कि जी पाकिस्तान की मईशत को बेहतर होना चाहिए। ये चीज जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी को लिंक पूरा किया जाता रहा कि जी उनकी फंडिंग को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। मैं और आप अपने शोज पे भी बैठ के यही बातें करते थे। सो निगेट किया ये चीज। लेकिन आप जब मुल्क में आप जब सेलिब्रेट जो कर रहे हैं जो चीज, अब वो आप सेलिब्रेट करें जब आप रिलीफ दें लोगों को। लोग जो है वो महंगाई से इस वक्त आप बाहर निकल के देखें, लोग जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करें वो मैं और आप अपने शोज में नहीं चला सकते लोगों की गुफ्तगू। बिल्कुल ठीक, नहीं ये आपका पॉइंट ठीक है, लेकिन मेरा सिर्फ वो रेमिटेंसेस के हवाले से, और दूसरा फिच की जो रेटिंग थी मैं उसके बारे में बात कर रहा। खैर, कमिंग बैक टू अली अमीन गंडापुर, मुनीफ साहब आपके पास अंदर की फिच की रेटिंग से क्या आम आदमी को क्या फर्क पड़ना है? अच्छा चले ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी राय है। मुनीफ साहब, ये अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बरसे हैं और गरजे हैं, ये जेन्युइन गरजे बरसे हैं या ये मतलब ये जेन्युइन काम नहीं था, ये कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी थी? देखिए, अच्छा दो चीज़ें हैं जो गंडापुर साहब का इस वक्त जो प्रॉब्लम है। एक चीज़ तो ये है कि गंडापुर साहब काफ़ी प्रेशर में है। वो प्रेशर है पार्टी के रैंक एंड फाइल का, प्रेशर है उन लोगों का जो इमरान खान साहब के सामने जाके गंडापुर साहब की खिलाफ को आनशान भरते रहे हैं, और फिर ऑब्वियसली सोशल मीडिया के आगे तो पूरी पीटीआई की लीडरशिप हॉस्टेज बनी हुई है। उनको होता है कि यार मैं कुछ तो दूं, और जिस पे कि मैं खान का सिपाही हूँ और मैं खड़ा हूँ और मैंने खड़का दिया सबको। और आज उनका हदफ तनकीद क्या था, एस्टैब्लिशमेंट थी या पाकिस्तान के, वो बार बार फौज को ही कह रहे थे ना, जो कुछ कह रहे थे उस पर ढकी छुपी। गंडापुर साहब को तो कहा जाता है वो साहब हैं कि जनाब अब ये तो मैं वही अर्ज करता हूँ कि वो गंडापुर साहब का देखे वो भी बड़े ज़हीन हैं। वो यहाँ ये बात करते हैं एग्जैक्टली ये बात, गंडापुर साहब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी जाते हैं बहसीत चीफ मिनिस्टर, और भी बहुत सी जगहों में जाते हैं। क्या गंडापुर साहब जाकर वहाँ पर यही कहते हैं उन्हें कि वो आप तो टैक्स के पैसे आपको इस चीज़ के मिलते हैं कि आप हम पर गोलियाँ चलाएं? नहीं, एक मिनट, लेट्स पुट इट स्ट्रेट पे। क्या उन्हें कहते हैं कि आप लोगों ने ये बनाया हुआ है? और आज गंडापुर साहब कह रहे थे इनको बूट पॉलिश चाहिए, इनको लीडर नहीं चाहिए, इनको वो लोग चाहिए जो इनकी बूट पॉलिश करें। तो खान साहब कौन थे? खान साहब को ये सारे बाजवा साहब बंगड़े डालते हुए उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट खान साहब को इख्तिदार में लेके आई। खान साहब को जेन्युइन इख्तिदार में आए थे। आज अगर कह रहे हैं कि जी इनको एस्टैब्लिशमेंट लेके आई है, तो पहले अपना माजी तो देखें कि आपको कौन लेकर आया था। ठीक, और मेरे ख्याल में आपने तो दुआया तकरीब अपने प्रोग्राम में कराई हुई है कि आए तबरा भेजते हैं उन तमाम सियासतदानों पे जो एस्टैब्लिशमेंट की मदद से इख्तिदार में आए हैं, और आपने दुआ की कि वो सारे शर्मिंदा हों कि जो इख्तिदार इन्होंने लिया है एस्टैब्लिशमेंट की मदद से इस मुल्क में। मिनहसुल आपने तो सबको आपने कहा। तो मसला ये है कि आपको अपना माजी देखना चाहिए। अब आज जो गंडापुर साहब करें, एक तो मैंने आपको बताया कि वो प्रेशर है, दूसरा ये है ज़हन में रखिए गंडापुर साहब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हुए हैं। ये जितने क्लिप्स आपने उनके दिखाए हैं ना, देखिए हर कोई बड़ा कैसे कहते हैं ना घाघ हो गया, तेज़ हो गया। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो एस्टैब्लिशमेंट है ना, उन्होंने भी अपना क्राफ्ट बड़ा बेहतर कर लिया है। वो भी गंडापुर साहब को ट्रक, ट्रॉलर, ट्रैक्टर, हर किसी की हर तरह की बत्ती के पीछे लगा देते हैं कि बस अब ये हो गया। गंडापुर साहब को लगता है मैं 10 कदम आगे गया हूँ, उनको अगले मोमेंट पता लगता है कि नहीं मुझे तो इन्होंने 15 कदम पीछे खड़ा कर दिए। जो बात उन्होंने अक्सर कही है और जो आपने भी सुनी है, उन्होंने कहा ये मुझे धोखा करेंगे तो मैं एक्सपोज कर दूंगा, मुझे धोखा देंगे। वो किसको इशारा देते हैं बार बार? वो कहते हैं यार मेरे साथ जो वादे वईद किए जाते हैं या मुझे जो ट्रक की बत्ती दिखाई जाती है वो मेरे साथ बाद में हैंड हो जाता है। वो इसलिए हैंड होता है कि देखिए दूसरी साइड पर सिर्फ एक छलावा है, एक इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है कि बस अब ये हो गया तो अब हो गया, हो कुछ भी नहीं रहा फ्रैंकली। अब कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। नहीं, देखें इंप्रूवमेंट, मंसूर अली खान साहब आप भी इधर ही हैं, 3 साल हो गए इमरान खान साहब को इख्तिदार से गए हुए, 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया उनको जेल में। तो क्या स्वा इंप्रूवमेंट है? कौन सी इंप्रूवमेंट? अब तो पार्टी में लड़ाइयां शुरू हो गई। अब तो वो उस दिन मुझे कौन कह रहा था पीटीआई में कि वो फैसल चौधरी साहब के अब वो मिट्टी पाओ जो है ना, वो एक दूसरे पे मिट्टी पाओ शुरू हो गया पीटीआई में। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक पार्टी ले, क्योंकि
पार्टी वन मैन शो वाली पार्टी है। इमरान खान साहब के बगैर तो पीटीआई कुछ भी नहीं है। अब मसला ये है कि वो क्या सीन था कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बैठ के ऑलमोस्ट इन डॉक उन्होंने रखा हुआ है पार्टी के चेयरमैन को मुलाकात के इशू के ऊपर। और जो फिर आज हो रहा है, देखिए यहाँ जो इस वक्त निज़ाम राइज है, अगर मैं ये कहूँ कि ये खालिस्तान आइन और कानून और तमाम चीज़ों के टच स्टोन्स पे पूरा उतरता है, तो मैं निहायत माजरत और डर के कहूँगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक, मैं हमेशा एक बात इस्तेमाल कहता हूँ कि आइन कानून छुट्टी पे चला जाता है, तो यहाँ तो काफ़ी वो छुट्टी पे गया हुआ है। अच्छा, तो जो हो रहा है, तो जो डंडा सोटा होता है या जो बरहमी की माहौल होता है, उसके अंदर फिर यही कुछ होता है। तो गंडापुर साहब जो कर रहे हैं ये लोगों को दिखाने के लिए, असल में गंडापुर साहब ये बातें वहाँ जाके तो नहीं कर सकते ना जहाँ करनी होती है। ठीक ठीक, ये क्लास्टर साहब, ये जो सूरत हाल है, ये पिछले 1.5 साल की तकरीबन गिरफ्तारी, 3 साल हो गए हैं उनको हुकूमत से निकले हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज हम ये कह सकते हैं कि थिंग्स आर एक्चुअली बैड टू वर्स, और शायद क्योंकि मैं तो पार्टी के अंदर भी जिस तरह देख रहा हूँ, पब्लिक डोमेन में जिस तरह लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई है, पीटीआई की इससे पहले वैसे इतनी बुरी हालत नहीं थी जो आज मैं कम से कम देख रहा हूँ, या अगर आपकी कैलकुलेशन कुछ डिफरेंट तो बताइए। इसमें 2-3 चीजें हैं जो मेरा ख्याल है इसका थोड़ा सा इमरान खान साहब को ब्लेम लेना चाहिए अगर पार्टी की ये सिचुएशन है। एक तो ये है कि खान साहब जो है वो जेल में हैं, उनकी उस तरह एक्सेस नहीं है, मतलब जिस तरह पहले बनी गाला से थी, या उनको वहां पर जमान पार्क में मिलते थे, रोजाना की बुनियादों पर मीटिंग्स होती थी, और उस वक्त उनके गिर्द अगर आप नोट करें पॉलिटिकल लोग ज्यादा थे, उनको पॉलिटिकल एडवाइस मिलती थी, उनके पार्टी का जो मेन सर्कल था वो पॉलिटिकल लोगों पे था, जैसे तैसे भी थे, अल्टीमेटली थोड़े से या ज्यादा जो भी थे वो सियासी जहन रखते थे। अब 1.5 साल से हमने देखे, क्योंकि उनके पार्टी के लोग जो थे, पॉलिटिकल लोग थे, या उन पे पर्चे हुए, मुकदमे हुए, जेलों में आए कुछ जो टॉप की उनकी लीडरशिप है, या मफरूर हो गए, अंडरग्राउंड चले गए, या मार धाड़ की गए, घरों पे छापे, बिजनेस पे छापे, दहशत फैलाई गई, वो गायब हो गए, पार्टियां चेंज हो गई। सो उनका पॉलिटिकल जो उनका ब्रेन थे, उनके जो भी थे, जितने भी थे, वो सारे आपको बिल्कुल गायब ला गए। अब खान साहब को जो बैलेंस रखना था कि उनको पॉलिटिकल एडवाइस भी मिले और उनपे केसेस भी हो गए, उनको वकीलों के साथ ये राब्ता रखना था, क्योंकि आपके पूरे के पूरे केसेस आप पे भी हैं, बुशरा साहब पे भी हैं, और कोई 1-2 नहीं है, दर्जनों में वेरी संगीन केसेस। सो खान साहब का फॉर अंडरस्टैंडेबल रीजन जो उनकी प्रायोरिटी थी वो पॉलिटिकल ये लोगों से ज्यादा उनकी उस तरफ चली गई, उनके साथ वकीलों के साथ। अब आप देखें पिछले 2 साल से खान साहब के जो क्राउड है सारे वकील हैं, और वकील भी ऐसे जिनको एक दूसरे से नहीं बनती, बार के इलेक्शन लड़ते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, और बड़ी नॉन किस्म की जेलिसीज हैं और उनकी एक दूसरे दुश्मनियां हैं। मैं नाम भी बता सकता हूं, आप हामिद खान साहब को देख लें, बाबर रहमान साहब को देख लें, आप उसके बाद अली जफर साहब हो गए, और फिर हामिद खान साहब हो गए, फिर शोएब शाहीन साहब हो गए, मैं वैसे नाम बता रहा हूँ, फिर इसके बाद मरवा साहब हो गए, नाम लेते जाए आप। अब ये वो लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ इतना ज्यादा एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते, और ना इन लोगों के आपस में, अगर लतीफ खोसा साहब उसमें नजर। अब हुआ ये कि ये लोग जब खान साहब के करीब आए हैं और हामिद खान साहब ने इनको यकीन दिलवाया था कि आप इनको अगर टिकटें देंगे तो ये लोग अपनी सीटें निकाल लेंगे। सो आपकी 70% से ज्यादा टिकटें जो पंजाब में दी गई थी पीटीआई की, वो वकीलों को दी गई थी कि जनाब इनको कोई पकड़ेगा नहीं, इनका इलेक्शन कोई रिजल्ट नहीं रोकेगा, धांधली नहीं होगी, वकील अपनी सीटें निकाल लेंगे। अब पता ये चला है कि जनाब सलमान अकबर राजा साहब, मैं उनका नाम भूल गया, सलमान अकबर राजा साहब, अब ये सारे वो लोग जो खान साहब के इनर सर्कल है, अब ये लोग आपस में भी लड़ते हैं, इनकी आपस में प्रॉब्लम है, अपनी सीटें भी नहीं बचा सके, शोएब शाहीन साहब नहीं बचा सके, सलमान अकबर राजा साहब बचाने से मुराद है कि जीते हुए थे, अगले आए और इनको हरा के चले गए। तो उसका नुकसान ये हुआ कि इनकी आपस की जो फाइट्स हैं। अच्छा, फिर ये बैरिस्टर गौहर साहब देख लें, वो भी वकील थे। अब पूरी पार्टी वकीलों की बन गई, जिनकी खान साहब के साथ भी पर्सनल एफिलिएशन नहीं है, ना वो खान साहब के क्रिज्मे से, ना उनके एफर्ट से। उनको एक मौका मिला, गैप आया, उन्होंने गैप को फिल किया, टिकटें मिली, सेनेटर भी बन गए, एमएनएस भी। आपको याद हो कि दफा उन्होंने अलीमा खान साहब ने बात की थी कि टिकटें शिकटें ले लें, बंदे गैप है। अब लतीफ खोसा साहब का जिक्र आपने आखिरी दफा कब सुना था? हामिद खान साहब का कब आपने जिक्र सुना था? अच्छा, शोएब शाहीन साहब, मतलब मेरे ख्याल हफ्तों से ज्यादा हो गए, कुछ जिक्र ही नहीं उनका, किधर गए, कहां पे गए सर। वो अब ये वो मसला है जिसकी वजह से शोएब शाहीन साहब की फैमिली में शादी है सर, वो उनका मैंने कहा मैं बता दूं, इस वजह से वो बिजी। चले उनको मुबारक हो सर, उनको मुबारक हो। चलो किसी के घर में मुझे एक्चुअली 2 दिन पहले इनविटेशन आया इस टाइम। अच्छा, उनका मसला ये हुआ खान साहब का कि खुद उन्होंने इतने लोग इकट्ठे करने जिनकी इस पार्टी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं थी जैसे बाकी वर्कर की थी, या बाकी उनकी पॉलिटिकल उनकी लीडरशिप। एक तो उन्होंने ये काम किया, दूसरा खान साहब ने जिन लोगों को पार्टी का हेड बनाया उनको उन्होंने खुद नहीं चलने दिया। मतलब उन्होंने आपको याद होगा पार्टी के जो आपके चेयरमैन बनाए थे, उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब को बनाया, सेक्रेटरी उन्होंने उमर अयूब को बनाया।
एक संजानी पे तकरीर की थी इन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब ने, जिसमें उन्होंने लेडीज जर्नलिस्ट के हवाले से बड़े गलत किस्म के रिमार्क दिए। अगले दिन वहां पे साहबियों ने उन्होंने बेकाट किया था प्रेस गैलरी, विच इज मतलब रिवायती थिंग होती है और लोग आते हैं थोड़ी देर के लिए माजरत करते हैं और बात खत्म हो जाती है, दैट्स ए ट्रेडिशन। तो उमर अयूब साहब और ये ब्रेस्टर गोहर जो हैं, तो ये सहाफियों के पास आए थे प्रेस गैलरी में कि यार गंडापुर साहब को नहीं कहना चाहिए जैसे होता है। तो खान साहब ने अगले दिन बकायदा बयान जारी किया था वहां से अडियाला से कि बुज़दिल लोग हैं और मुझे बुज़दिल लोगों की पार्टी में कोई जरूरत नहीं है। ये अपने पार्टी चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल के खिलाफ खान साहब कह रहे हैं। जब आप उनकी खुद नहीं इज्जत करेंगे, अपने पार्टी चेयरमैन की, अपने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की, आपकी बेगम साहिबा बुशरा जो है वो उसके धरने के बाद सलमान अकरम राजा साहब को गालियां देंगी वहां पे बैठ के, वो हामिद रजा साहब को देंगी और पार्टी के लोगों को अच्छा बुरा भला कहेंगी। अलीमा खान साहबा जो है वो आके पार्टी के लोगों के साथ सख्त जबान इस्तेमाल करेंगी। तो हर बंदा थोड़ा सा तो सेल्फ रिस्पेक्ट करते हो और उनकी मजे की देखें, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट के लेवल देखें। 2-3 ने कहा जिन्होंने बुशरा साहबा से गालियां कही थी, उसके बाद लाहौर इस्लामाबाद वाले, इसके बाद ये जलसे जुलूस के बाद उन्होंने कहा ना हम खान साहब का तो बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन उनकी अजीज खवातीन का नहीं बर्दाश्त कर सकते। जरा लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, जरा उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का जरा आप जरा इसको मुलाहिजा करेंगे। खान साहब हमें दबा लें वो खैर है, लेकिन बुशरा साहब और अलीमा खान साहब हमें ना कहें। सो खान साहब ने फिर उसके बाद उन्होंने इतने लोगों से मिलते हैं, हर बंदा जो बाहर निकलते 25-30 लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए होते हैं। हर बंदे ने मेरी तरह अपनी इंपॉर्टेंस बतानी होती है कि खान साहब ने मेरे कान में ये कहा, वो कहते नहीं मेरे हाथ में पर्ची दी, फलां कहते खान साहब ने मुझे ये के। आप अभी देख लें आजम सवाती साहब मिलकर आए हैं, उन्होंने बाहर कहा जी खान ने मुझे कहा जी फौज से बात करें, खान ने अगले दिन का फैसल चौधरी साहब बता रहे थे, उन्होंने बात ही नहीं हुई। जब इस तरह का आपका लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है आपका, फिर पार्टी ने तो एक दूसरे की गिरबाने पकड़नी थी। आपने अगर पार्टी को चलाना था खान साहब, आप फिर आपने सेक्रेटरी जनरल बना दिया था, आपने उसके बाद चेयरमैन बना दिया था, जिन दोनों के एक दूसरे के गिरबान पकड़ी, ब्रेस्टर गोहर साहब और सलमान अकरम राज साहब लड़े हैं। आपने क्या किया है, आपने इन दोनों को आगे करके बाकी पार्टी के लोगों के साथ मुलाकातें शुरू कर दी हैं। अब हर कोई निकलता है बाहर उनके खिलाफ बयान देता है। आपको अगर ये पार्टी चलानी थी, सलमान अकरम राजा साहब और ब्रेस्टर गोहर साहब के साथ सियासी गुफ्तगू करते, उनको पावर देते, बाकी वकीलों को कहते मेरे केसेस में बात करनी, पॉलिटिक्स में बात नहीं करनी। ठीक। सो आपने अगर खान साहब ने खुद ही इसको सर्कस बनाया है कि हर बंदा जो मिलता है वो बाहर आके कहते हैं खान ने मुझे कहा फौज से बात करो, कोई कहता नहीं उसने ये बात नहीं की, कोई कहते हैं वो उन्होंने ये कहा है, तो फिर तो तमाशा लगना था, लगा हुआ है। मुझे इसकी जिम्मेदारी आई वुड से अगेन खान साहब को चाहिए था अपने पार्टी चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल जो है उनको एम्पावर करते हैं। अगर उन्होंने उनके बंदे छोड़े हुए रोजाना बयान होते हैं तो फेयर इनफ। अलीना, इसमें ये सारी क्लासेस साहब ने बड़ी डिटेल से बताया, जो भी आपस में इख्तिलाफात हैं तो हैं, बट इससे कोई फर्क पड़ता है आपके ख्याल में? एक मतलब जाहिर बात हम तो डिस्कस करें, वी आर जर्नलिस्ट, हम तो इससे बैठ के बड़ा एक्सटेंसिवली डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक वोटर जिसने लेट्स से पिछली दफा खान साहब को वोट दिया था, उसको कोई फर्क पड़ता है कि बैरिस्टर गौहर या सलमान अकरम राजा आपस में लड़ रहे हैं या वो एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, ये नहीं कहा था, वो कहा था, वो नहीं कहा, ये कहा था, कोई पड़ता है, इससे कोई फर्क पड़ता है या वो कोई डिस्ट्रैक्ट होता है इस चीज से आपके ख्याल में? देखिए, वोटर तो सबको पता है ये बात है, वोटर जो सपोर्ट बेस है वो तो खान की है। इमरान खान साहब का वोटर कहीं नहीं जाता। उनके आगे ये तमाम जो पार्टी की कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे हैं, उससे ये पार्टी के यही तमाम एलिमेंट्स एक्सपोज हो रहे हैं। मेरे ख्याल से वोटर परहैप्स वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू डिसाइड। जब भी इलेक्शंस होते हैं तो उनको पता होगा, वोट गुज़िश्ता साल 8 फरवरी को भी इमरान खान के नाम पर ही पड़ा था और वोट इनकी अपनी कोई इंडिविजुअल कोई कैपेसिटी में नहीं, इंडिविजुअल कोई स्टैंडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की नजर नहीं आती। वोट सिर्फ इमरान खान का था। और जहां पर बात हो रही है कि उनके जो इंटरनल जो ये डिवाइड है और जितना डीप और एविडेंट अब इस वक्त हो चुका है, और एक ऐसे वक्त में जहां पर हम जिस तरह बात भी कर रहे थे कि जो मुज़ाकरात की बाज़गश्त थी और जो उम्मीदें दिलाई जा रही थी कि उसमें कोई अगर स्लाइड सी भी कोई पेशरफ्त होनी थी, माइन्यूटेस्ट सा भी कोई चांस होना था, तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है, ज़ाइल हो रहा है। और ये परहैप्स इमरान खान साहब की भी फ्रस्ट्रेशन, और अब इसको एक गुस्से में समझ लीजिए कि वो फ्रस्ट्रेशन तब्दील हो रही है कि उनको अपनी पार्टी को बोलना पड़ रहा है कि क्लासरूम की तरह नहीं चलाओ पार्टी को, और कोई ये डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह की जो बातें की जा रही है, आप क्यों समझ रही हैं नेगोशिएशंस की कोई स्लाइटेस्ट अगर कोई बातचीत थी भी वो खत्म हो गई? यू एक्चुअली थिंक नेगोशिएशंस की बातचीत खत्म हो गई है या नेगोशिएशंस हो ही नहीं रही? यू बिलीव दैट? देखिए एफर्ट्स तो हो रही हैं, एफर्ट्स तो बिल्कुल हो रही हैं। और जो मार्च के तीसरे हफ्ते का हवाला दे के और जो हुकूमती सर्कल्स ने भी इस बात को ये माना है, राना सनाउल्लाह साहब ने तो मेरे प्रोग्राम में कहा था कि जी बिल्कुल हमने भी सुना है कि ऐसी मुलाकात हुई, आला शख्सियात से भी पाकिस्तानी जो अमेरिका से आए थे, यहाँ पर जो वफ्द आया था, उन्होंने मुलाकातें की है, इमरान खान साहब तक भी उनको रसाई दी गई है। सो एफर्ट्स तो की जा रही हैं, लेकिन उसमें कोई पेशरफ्त इसलिए भी नहीं हो रही कि आपको पता है, एक तो अब ये जो हम डिविजन्स की बात कर रहे हैं, जो डिवाइड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
इंसाफ का, ये परहैप्स एस्टैब्लिशमेंट को भी बहुत एक कंफर्टेबल पोजीशन में कर देता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब जो खतरा है परहैप्स वो तो उस तरह से महसूस नहीं होता। पार्टी इतनी डिवाइडेड है, ये अपने मसाइल में इतने उलझ पड़े हैं ना इन तक। अगर मैं आप तीनों के सामने एक प्रोपोजिशन रखूं और आप अगर उस पर जरा कुछ कमेंट करना चाहें तो आई विल बी ग्रेटफुल। अलीना, आपसे जारी बात है, मैं बात कर रहा हूं और बाकी भी मेरे कॉलीग्स जो हैं वो मैं अगर ये कहूं कि बैरिस्टर गौहर ने आके ये कहा, कहानी वहां से शुरू हुई कि जी खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, खान साहब ने कहा है कि जाके कह दो मैंने किसी को नहीं ऑथराइज किया कि मेरे मुज़ाकरात हो रहे हैं और कोई बातचीत नहीं हो रही और कोई ऐसी बात नहीं है, तो जारी बात है हम सबने कहा भाई हो गया, खत्म होगी बात, कोई मुज़ाकरात नहीं। व्हाट वुड दे से? आपके ख्याल में अगर मुज़ाकरात हो रहे होंगे तो वो आके ये बोलेंगे, शाम को प्रेस रिलीज जारी करेंगे, जनाब आज हमारी फलां बंदे से बात हुई, उससे हमने ये डिस्कस किया, हमने ये अब प्लान बनाया है, पॉइंट नंबर 1 ये है, पॉइंट नंबर 2, कोई भी नहीं करता। नून लीग ने जब किए थे वो शाम को प्रेस रिलीज जारी करती तो कोई भी नहीं करता। एक बात। दूसरी बात ये कि मैं अपनी खबर की बुनियाद पर कह रहा हूं कि मार्च तो बहुत दूर की बात, मैं आपको अप्रैल के हवाले से बता सकता हूं कि 2 अहम मीटिंग्स हो चुकी हैं, ऑलरेडी मीटिंग्स हो चुकी हैं। और ये जो अलीमा खान साहिबा की मुलाकातें बंद हो गई हैं, इसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि जो एंटी निगोशिएशंस ग्रुप है, ये बड़ा टेक्निकल लफ्ज़, एंटी निगोशिएशन ग्रुप जो है उसका एक्सेस इमरान खान साहब तक रोक दिया गया है कि ये आके जो है वो एक्चुअली अगर कोई बातचीत हो भी रही होती तो आके उसको खत्म करवा देते हैं, इनका एक्सेस तो बंद करो ना, उन लोगों को शामिल करो जो एक्चुअली निगोशिएशंस के हक में है। ये मेरा प्रोपोजिशन है, इफ यू कैन कमेंट ऑन दैट। देखिए मंसूर, जो स्पॉयलर्स हैं वो सिर्फ हुकूमत के हुकूमती आपको सर्कल से नहीं नजर आएंगे, क्योंकि अगर एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कोई भी मुज़ाकरात अगर कामयाबी की तरफ जाते हैं तो एक तरफ हुकूमत है जिनको जाहिर है अपनी सस्टेनेबिलिटी पे जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाएगा, वो तो नहीं सस्टेन कर सकते। दूसरी तरफ जहां पर हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जिस तरह से अभी लास्ट मीटिंग में गौहर साहब ने भी जो पैगाम आके बाहर दिया कि इमरान खान साहब ने उनसे मुताल्लिक कहा है कि किसी को वो ऑथराइज नहीं करते हैं कि वो मुज़ाकरात करें। इससे तो सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या खान साहब खुद डायरेक्टली इंगेज करना चाहते हैं उनके साथ और मुज़ाकरात करना चाहते हैं या मुज़ाकरात को किसी नहज तक लेकर जाते हैं। लेकिन जो डिमांड्स दूसरी फरीक की तरफ से रखी जा रही हैं, जिसके हवाले से भी हम सबको पता है, जहां पर खामोशी की बात की जाती है कि जी 3 साल तक आप खामोशी इख्तियार कर लें, वो डिमांड्स भी बहरहाल नजर आता है कि इमरान खान साहब अभी तक एडमेंट हैं कि वो डिमांड्स को कभी भी किसी सूरत भी तस्लीम नहीं करेंगे कि वो बाहर आके जबान पाक तक जो है वो अगर रिस्ट्रिक्ट हो जाए या वो सोशल मीडिया पे या मीडिया पर उनका एक्सेस ना हो, उनकी पार्टी के लोगों से उनका एक्सेस ना हो। सो ये चीज ये बात जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से ये नहीं कही जा सकती कि वो इस चीज को बिल्कुल गिवन करेंगे या वो सरेंडर करेंगे या वो इन डिमांड्स को एक्सेप्ट करेंगे। मुज़ाकरात होंगी और बार बार इस बात पर स्ट्रेस दिया जा रहा था कि मुज़ाकरात के हवाले से कभी भी आउटराइटली पब्लिक में आके नहीं बताया जाता। कोशिशें हर कोई कर रहा है और आपको लास्ट भी याद होगा जो बैरिस्टर सैफ ने जाके इमरान खान साहब को पैगाम दिया है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से किसी भी तौर पे कोई मुज़ाकरात अनलेस दे इन्वॉल्व द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात आपको पता है ऑलरेडी, ये कहते हैं फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, इनके साथ मुज़ाकरात हुआ और वो उसको किस लिए क्लोज किया गया, क्योंकि वो जानते थे कि इनके पास इख्तियारात नहीं है। ठीक है मुनीब, व्हाट डू यू से ऑन दिस? मेरे पास जो कम से कम खबर थी है जो मेरे ज़हन में है वो यही है कि बेसिकली एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट किया जा रहा है कि नहीं कोई बातचीत नहीं होगी, खबरदार ना हमने किसी को ऑथराइज किया, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बुध कल गुजर गया और उस पर ही आज़म स्वाति साहब ने कहा था कि जी मेरी बड़ी कोई अहम मुलाकात हो रही है। लेकिन मेरी खबर के मुताबिक आज़म स्वाति साहब इज़ नॉट द एक्चुअली पर्सन, नॉट द फोकल पर्सन कि जिनसे कोई नेगोशिएशंस होंगी या वो कोई ब्रेक थ्रू कराएंगे। देखिए मैं सिर्फ इसमें इतना अर्ज़ करूँगा कि जो भी मुलाकातों की कोशिश तो खैर बहुत सी दफ़ा हुई हैं और बहुत से शुरफा उसके अंदर शामिल होते हैं, लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि स्मोक स्क्रीन सिर्फ तहरीक इंसाफ क्रिएट नहीं कर रही, ठीक, वो और दोस्त भी कर रहे हैं। अच्छा, और वो मैं चंद अल्फाज होते हैं जो हम बड़े कैंडिडेटली पंजाबी में इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ आपके प्रोग्राम में नहीं हम कर सकते, बाद में बता दीजिए, बाद में आपको ज़रूर मुझे बता दें। तो वो लगा रहे हैं, ठीक है, अब आप उसको खुद बता दें, ठीक है नहीं, तो वो हर जगह आजकल यही चल रहा है, वो लगा रहे हैं। हाँ, मतलब वो आप खुद खाली जगह पुर कर लेना, खुद ही पुर कर लेना, वो आप खुद पुर कर लेना, तो बस वो हो रहा है इस वक्त। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि स्मोक स्क्रीन वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, चले इस तरह, हाँ चले महज़ब, आपको आते नहीं ना महज़ब अल्फाज में? हाँ बिल्कुल, मैं स्कूलिंग थोड़े को लेनी है। तो इस वक्त बेसिकली वो हो रहा है, कोई किसी की सीरियस इंटेंशन नहीं है फ्रैंकली। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि देखें ये जो मामला है ना, ये अब कहीं और जा चुका है। ये
अभी इतना मामला नहीं है। और मैं तो आपको देखें, ये इसे एक्सप्लेन करें इस बात को। देखिए सारी बातें मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर तो दूं, आपने अपने प्रोग्राम में क्या बोला? नहीं आप बोल, ठीक है जी, आप बताएं हमें। तो मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो सूरत हाल है वो इस तरह की है कि हालात बड़े अजीब हो गए और मामलात अब कहीं और चले गए। देखिए अगर यही निज़ाम रहा तो आपको क्या पता अगला इलेक्शन कैसा हो। क्या मतलब इस बात का? देखिए हमने कहा 2018 में यार बड़ी धांधली 2024 में हुआ तो वो लग पता गया। अच्छा, तो मतलब के लिए उसमें मुतनाज़ा इलेक्शन था ना 2024 का, तो हमें क्या पता आगे क्या होगा। आप कह रहे हैं अगर यही निज़ाम चला तो अगला इलेक्शन भी ऐसा ही होगा? पता नहीं, शायद इससे भी बुरा हो। इससे भी बुरा हो? हाँ। अच्छा, नहीं लेकिन अब तो खान साहब के उनके लिए कोई रिलैक्सेशन के वाले से बात हो रही थी। डॉट्स को कनेक्ट करें। नहीं तो खान साहब की यानी कोई इस वक्त कोई रिलैक्सेशन हमेशा के लिए देखिए कोई परमानेंट चीज नहीं होती, लेकिन मुझे जो लग रहा है ना वो ये लग रहा है कि इमरान खान साहब को दिस वे और दैट वे धकेला जा रहा है टुवर्ड्स पॉलिटिकल आइसोलेशन। अच्छा, अब ये हो पाता है ये नहीं हो पाता इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बट आई कैन सी सम डॉट्स बीइंग कनेक्टेड, आई कैन सी द इंटेंट देयर। बाकी गैब कलम तो अल्लाह के पास है। नाज़रीन एक ब्रेक। हमने इमरान खान साहब और अपोजिशन के हवाले से तो काफ़ी बात कर ली, जरा हुकूमत के परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे। मरीम नवाज साहबा ने आज एक तकरीब से खिताब किया तो बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी कि जनाब मैं बड़े ज़बरदस्त काम कर रही हूँ और हुकूमत जो है बड़ी फर्स्ट क्लास चली। क्या वाकई इतने काम हो रहे हैं? क्या वाकई पंजाब की गवर्नमेंट जो है ऐसी परफॉर्म कर रही है? इस पर बात करते हैं ब्रेक पर हमारे साथ भी। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जरा कुछ हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात करते हैं। और ज़ाहिर बात है हुकूमत का दिल जो धड़कता है वो पंजाब में धड़कता है और वहाँ पे ये जिम्मेदारी जो है वो मरीम नवाज साहबा के पास है। क्लासा साहब अभी तक की कैसी परफॉर्मेंस रही है मरीम नवाज साहबा की? मुख्तलिफ तकारीब में रोज़ाना वो खिताब करती हैं। कल उन्होंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी का इफ्तिताह किया, आज पंजाबी के हवाले से एक मेला जो है उसका उन्होंने इफ्तिताह किया। कॉन्फिडेंट तो लग रही हैं कि जैसे सब कुछ उनके कंट्रोल में है और चीज़ें जो है उनके लिए मुस्लिम लीग नून के लिए जो है कुछ बेहतर हो रही हैं, वो ये समझते हैं कम से कम पंजाब में। आप ये समझते हैं कि बाकी नून अपना खोया हुआ मुकाम है वो वापस हासिल कर रही है? ये मेरे लिए ज्यादा कंसर्न की बात है, मेरा ख्याल बिग फेलियर होगी मरीम नवाज साहबा के पार्ट पे। वो है, मैं खुद किसान का, मेरी माँ भी मेरी किसान थी, मेरे बाप भी किसान था, तो मेरी थोड़ा सा एक और मेरी कंसर्न है कि जिस तरीके से वो पंजाब में किसानों को हैंडल कर रही है और डील कर रही है और जिस तरह का जुल्म और ज्यादती की जा रही है, मतलब इससे कभी कोई आपने बड़ा नाइंसाफी देखी थी कि 2 सालों में जो उनका पंजाब, वो कहते हैं पंजाब को ठीक कर रहे हैं, लाहौर में आपको बहुत सारी चीजें नजर भी आ रही हैं जनाब के, नए स्क्वाड बन रहे हैं तो नई यहाँ पे लेन्स बन रही हैं, तो नई आपके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज बन रही हैं, जो कुछ भी बन रहा है वो एक लम्हे के लिए साइड पे कर देते हैं। अब लाहौर पे पहले भी हमने देखा है कि हमारी शरीफ फैमिली जब भी इक़्तिदार में लाहौर ही फोकस रहा है। मुझे बल्कि याद पड़ता है एक बार राजनपुर में नवाज शरीफ साहब ने ये तकरीर की थी, उन्होंने कहा तरक्की देखनी है तो लाहौर आके देखें। ये राजनपुर में खड़े हो कि नवाज शरीफ साहब आप कहें कि मैं 60 भी आपको ढूंढ के आपको क्लिप भेजूंगा, क्या तरक्की देखनी है तो लाहौर में आके देखो। उसका नतीजा ये निकला, जो मेरे जैसे थे कुछ और थे हमारे गाँव के इधर उधर, उन्होंने वहां पे जनाब पूरे बिस्तर बोरे उठाए, बच्चे उठाए, लाहौर में आ गया। अब लाहौर आप सबका जब फट चुका है पूरा एनवायरमेंट वाइज भी और आपका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी, दीगर चीजों पे स्मोक ने आपका जीना आराम किया। खैर उसको एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं। आप इस मुल्क के साथ ज्यादती देखें, ये कभी मुमकिन था अगर आप ये काम एप्टमा के साथ करते, आप शुगर मिल एसोसिएशन के साथ करते, आप किसी और बड़ी उनके साथ करते, एयरलाइंस के साथ या किसी बहुत बड़े ग्रुप्स के साथ करते जो हमारे यहाँ हैं, कि आपने बैठ के 4000 रुपए की प्राइस को 2100 रुपए पे ले गए और किसान का कहीं से नजर ही नहीं आ रहा, वो आपका जीना हराम करके रख देते। सर ये अगर आप इन ग्रुप्स को छेड़ते, शुगर मिल वालों को छेड़ कर दिखाएं जरा, क्योंकि आपकी अपनी शुगर मिल है, एप्टमा को छेड़ कर दिखाएं कि आपका वो जीना कैसे हराम करते, मीडिया को साथ मिला के आपके अखबारात में इश्तिहार, आपके प्रोग्राम, हमने उनका जीना हराम कर देना था। मुल्क की इकॉनमी तबाह हो गई, पाकिस्तान के 60% हमारे एक्सपोर्ट जो है काटन से होते हैं, फला फला बुला बुला। आपने इतना बड़ा स्टेप ले लिया यार, 3900 से आप उसको 2100 पे ले रहे हैं और उसके बावजूद आप शादियां बजा रहे हो और जुल्म देखें उससे पहले निगरान हुकूमतों का यार, मतलब आप जाति देखें 70% आपने इस मुल्क के किसान को तबाह करके रख दिया है और कोई उसकी आवाज सुनने को तैयार नहीं है, कोई मीडिया उस पर प्रोग्राम ऑन करने को तैयार नहीं है, कोई इनको अकाउंटेबल करने को तैयार नहीं। इनसे पूछे पहले निगरान हुकूमतों का जुल्म देखें, बेहिस लोगों का और ब्यूरोक्रेसी का साथ में, कि आपने जाके उस वक्त ऑर्डर किया जब आपकी फसल, पिछले साल में बात करो निगरान दौर की, आपकी फसल अप्रैल में आ रही है, मार्च की सिंध में आ जाती है गंदम की क्रॉप, आपने यहाँ पे अप्रैल और मई तक की वेसल्स बुक करवा ली और लोगों ने, मैं आपको हर सिर्फ बता रहा हूँ, जिन्होंने खुद पैसा बनाया, 2-4 ने मुझे खुद बताया है कि हमने कैसे बिलियंस ऑफ रुपीज बनाए। उस वक्त प्राइस क्रैश हुई पिछले साल, जो पैसा आपका शहरों से देहात में ट्रांसफर होना है,
क्योंकि वहां पे आपके छात्रों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है सर, जॉब्स नहीं है, कोई वहां पे कोई मार्केट्स नहीं है। यहाँ से लोग आपके गंदम खरीदते हैं तो पैसा जाता है, गांव में जाता है, देहातों में जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। बहुत सारे लोग हैं और वो लोग शहरों को नहीं आते पैसा कमाने के लिए। ठीक, आपने पहले ये निगरान हुकूमतों ने उनको ये लूटा और बड़े बड़े लोग इसमें मुलविस थे और शहबाज शरीफ साहब ने इंक्वायरी का ऑर्डर दिया और आखिर पे 2 असिस्टेंट उन्होंने मैनेजर टाइप जो है ना, या आपके डायरेक्टर, उन्होंने उनको वो कर दिया, उनको बरतरफ कर दिया। पूरी ब्यूरोक्रेसी और उसमें चंद बड़े लोग जो इन्वॉल्व थे उनको कुछ नहीं कहा। अब मरियम साहबा जो है, चलो पिछले साल का हम उनको एक्सक्यूज दे सकते थे कि निगरान हुकूमतों ने ये सारा कुछ किया था, उनको बना बनाया मिला, चलो मान लिया 2 मिनट के लिए। व्हाट अबाउट दिस ईयर? मतलब आप लोग अपनी मर्जी का रेट तय करते हैं। यहाँ पे तेल की कीमतें भी आप तय करते हैं, डीजल की आप करते हैं, ट्रैक्टर की आप करते हैं, खाद की आप करते हैं, खाना पीना, जीएसटी, सारा पूरे का पूरा शहरी बाबू जो है, जो ताजर बैठा हो वो खुद उसका डिटरमिन करता है कि हम कौन सी प्राइस पे देहात के लोगों को चीज बेचेंगे। और जो चीज हम प्रोड्यूस करते हैं उसकी कीमत भी आप तय कर लेते हैं। नहीं जनाब कि ये 4000 नहीं होगी, 2000 होगी, क्यों? कि गरीब को रोटी मिलनी चाहिए। तो जनाब आप जो बाकी पिज्जा खाते हैं, आप यहाँ पे जाके होटलिंग करते हैं, जहाँ पे आप ये बर्गर खाते हैं और बड़े बड़े काम करते हैं, तो सारी आपने रियायत जो है, सिगरेटें पीते हैं, ये सारी रियायत आपको वहां पे प्रोड्यूस उसने करके देनी है। बिल्कुल ठीक है आपको सर, मुझे देनी है। तो ये सबसे बड़ी डिजास्टर है मरियम नवाज साहबा क्या दौर के। अगर मुझसे पूछे, पिछले साल भी किसान ने सफर किया है, इस साल फिर वो सफर करने वाला है। और उनको वो कहते हैं आग लगे बस्ती में, हम अपनी बस्ती में। अलीना, जनाब वो जश्न मनाए, वो जनाब जो कुछ चाहे उनका दिल करे, जनाब पंजाब तरक्की कर रहे और किसान को आपने तबाह करके रख दिया। अलीना, आपकी योर थॉट्स ऑन दिस? मतलब ये किसान का जो पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जो इशू है, जाहिर बात है मेरे पास भी कुछ ऐसा ही फीडबैक आ रहा है कि बिल्कुल भी वो खुश नहीं है मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस से। लेकिन अगर बाकी एस्पेक्ट्स की तरफ आप नजर दौड़ाएं, आपकी क्या रेटिंग्स होंगी इस हवाले से? नहीं, मैं मेरे ख्याल से वज़ीर आला पंजाब की नीयत पे या एफर्ट्स पे मैं शक नहीं करती। मैं बिल्कुल डाउट नहीं करूंगी, इसमें कोई शक नहीं कि वो एफर्ट कर रही हैं, वो इक़दामात कर रही हैं। एंड इट्स स्टिल टू अर्ली टू कमेंट ऑन इट कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं। उनको जैसे उन्होंने अपनी एक, आपको याद होगा कि पहली ये चार्ज अस्यूम करते वक्त ही एक पहली उनकी तकरीर थी पंजाब असम्बली में, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके लिए जो बार्स हैं वो जो उनके चचा शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आला वो बार जो परफॉर्मेंस का है वो सेट किया है। और फिर जो ये वज़ीर आला, जो साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब का भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है परफॉर्मेंस का। सो इस किस्म की ट्रैक परफॉर्मेंसेस जो है उन्होंने मद्देनजर रखते हुए एफर्ट करनी है ताकि वो उनसे फिर आगे डिलीवर करें और लोग जो है वो खुश हो। उस्मान बुज़दार का ट्रैक रिकॉर्ड भी जिक्र कर, बुज़दार साहब का क्या ही जिक्र, बुज़दार साहब का क्या ही जिक्र करें, उनको तो पीटीआई वाले खुद नहीं करते। आपको याद है अब साबिक चले उनके रहनुमाई पीटीआई के असद उमर साहब, उन्होंने कहा गलती है बुज़दार साहब को अपॉइंट करना, हमारी बड़ी गलती रही है। असद उमर साहब अब ये ऑन रिकॉर्ड कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। बट बहरहाल लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, जहां पर मरियम साहिबा बहुत एक अच्छा मेरे ख्याल से एक अवाम में पजीराई उनको मिल सके, अगर तो वो अपने ओपोनेंट्स को भी, जिस तरह से उन्होंने अपनी पहली तकरीर में भी कहा था कि मेरे दरवाजे खुले हैं ओपोनेंट्स के लिए। आज उन्हीं के पंजाब असेंबली का जो अपोजिशन लीडर है वो आज उसको पुलिस ने हिरासत में लिया था अडियाला जेल के नवाज से, आपको पता होगा। और कौमी असेंबली के अपोजिशन लीडर और फिर उमर अयूब खान साहब के अलावा साहिबजादा हामिद रजा जो कि ह्यूमन राइट्स उस कमेटी के चेयरमैन हैं, उनको जरताज गुल साहिबा जो कि पार्लिमानी लीडर है एक पार्टी की, सबको जो है वो एक्सेस भी चोक किया जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है। और उनको हिरासत में लेना मेरे ख्याल से ये बड़ी शर्मिंदगी की एक आस करता है हमारे मुल्क की हालात के, कि जहां पर हमें पता है कि हम हार्ड स्टेट बनने की तरफ आएंगे, लेकिन हमें कहा जाता है और इस डिबेट में भी उलझाया जाता है कि हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है या कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। माजरत के साथ ना इस वक्त हमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लग रहा है कि पाकिस्तान बतौर एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो फंक्शनल है, ना ही हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के तौर पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई हमें नजर नहीं आ रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से फॉलो किया जा रहा है। आए दिन हमें अदालती अहकामात और अदालत के आज ऑर्डर्स को सिर्फ जेल अथॉरिटीज ऐसे वायलेट कर रही हैं, ना वो जेल मैनुअल किताबें लगती हैं, ना वो किसी अदालती अहकामात किताबें लगती हैं। एक्सेस भी चोक किया जा रहा है सिर्फ किस वजह से कि एक साबिक वजीर आजम को उसकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जाए। सो मेरे ख्याल से ये बड़े अफसोसनाक मनाजिर हैं जो कि नजर आ रहे हैं। हम एक बहुत एक गैर संजीदा और एक मरियम नवाज साहिबा के मार्कशीट के ऊपर जो है, मरियम नवाज साहिबा के मार्कशीट के ऊपर ऑब्वियसली ये लिखा जाएगा, ये जो कुछ भी अभी आपने बताया मुनीब साहब। सर उनके दरवाजे खुले थे, उन्होंने तो पहली तकरीर में कहा था ऑपोजिशन के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, यहाँ पे तो सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। बंद कर दिया गया। मुनीब साहब ये तो फिर ये कोई अच्छी मार्कशीट तो नहीं है जो अलीना जो बता रही है या क्लास्टर साहब ने जिनका जिक्र। देखिए ऑपोजिशन के दरवाजे तो दूर की बात है, जो वज़ीर आला पंजाब है उन तक एक्सेस तो उनके अपने एमपी साहिबान की नहीं है, तो अपोजिशन के लोग कहाँ हैं? आपकी है? नहीं,
आपकी भी नहीं, आपके लिए भी दरवाजे बंद? मेरे भी दरवाजे बंद हैं। मैं खैर दरवाजे क्या बंद होने हैं, उनकी इंटरेक्शन तो हाल में किसी सहाफ़ी से नहीं हुआ। नहीं, चंद हैं। हाँ, मेरे ख्याल में ना आप है उस लिस्ट में, ना मैं ना आप, हम भारतीय सहाफ़ियों को नहीं, ठीक है, अलीना भी नहीं है, क्लासरा साहब भी नहीं है, मैं कह सकता हूं। तो जारी बात है वो हम तो कभी नहीं थे भाईजान, हम तो कभी थे नहीं, हमारी कभी नहीं थी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि देखिए इस वक्त जो हालात है पंजाब में, एक बात जरूर है कि शी इज़ गॉट अ गुड ग्रिप ऑन द गवर्नेंस, शी इज अ बिजी चीफ मिनिस्टर, ऑलवेज सीन, यू नो, देखा जा सकता है कि शी इज़ डूइंग स्टफ, वो एक बड़ा पैक्ड स्केड्यूल है। लेकिन जारी बात है जब आप इस तरह के जो मामलात हों, जब आप इस तरह की हुकूमत चला रहे हों जिसमें एक पावर हाउस बड़ा तगड़ा आपको एक मिला हुआ हो कि जी पूरी सपोर्ट है पाकिस्तान के निज़ाम की, इस्टेब्लिशमेंट की भी, वो भी सप्लीमेंट करती है चीज़ों के साथ, प्लस रूथलेस प्रैग्मेटिज्म जो कि मुझे लगता है कि वो डोमिनेट कर रहा है आजकल के निज़ाम के अंदर। और ऑब्वियसली मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी उसी तरीके से ऑपरेट कर रही हैं। बहुत काम हो रहा है, ये नहीं है कि उनको समझ नहीं लग रही काम क्यों हो रहा है, बिकॉज आई यू नो ऑब्वियसली मीट अ लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स आल्सो। लेकिन एग्रीकल्चर से आपका भी ताल्लुक है, क्लासरा साहब ने जो नहीं, बातें की। जो मैं आपको बताऊं, देखिए वो जो इश्यूज है ना जो एग्रीकल्चर वाले, वो ऐसा नहीं है कि जी उसमें कि पंजाब गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक है और किसान बिल्कुल गलत है। अच्छा, और अगर देखा जाए तो फिर वहाँ पर बड़े डीप रूटेड मसाइल हैं। इतने दिन पंजाब गवर्नमेंट ने करके, अब कल 15 अरब का कोई पैकेज अनाउंस हुआ है क्या, तो मैं कहता हूँ अगर आपने चीज़ों को बेहतर करना है तो आप पहले ही कर लें। लेकिन सेंसिटिव भी पंजाब गवर्नमेंट बहुत है कि आप जरा सा क्रिटिसिज्म उन पे किसान वाले मामले पे वो कहें नहीं आप गलत कह रहे हैं, किसान गलत है, हम ठीक है और हम ये अनफेयर कंपटीशन नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, जो उनका एक अपना सिलसिला या अपनी जगह वो चीज़ मौजूद है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि गवर्नेंस उनकी अभी तक जो उनका है, ऑब्वियसली शी इज़ डन अ लॉट, बट अभी ऑलमोस्ट देखे 4 साल पड़े हुए हैं, वी कैन नॉट से कि वो 4 साल के बाद हाँ, लेकिन अभी अब तक देखा जाए तो मेरे ख्याल में शी इज डन वंडर्स। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, रऊफ क्लासरा साहब, अलीना चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक्ड इट। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।